पानी पत्थर को कैसे काटता है जब हथौड़ा नहीं कर पाता। आज आप सीखेंगे वह तकनीक जो 2500 साल से दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब आप इसे सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि यह कितनी सिंपल लेकिन पावरफुल है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगले 19 मिनट में आपको मिलेंगे 10 ऐसे जीवन बदलने वाले सीक्रेट्स जो ताओ ते चिंग में छुपे हैं। ये वो किताब है जिसे स्टीव जॉब्स, ब्रूस ली और दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग अपनी जिंदगी में फॉलो करते थे। पहला सीक्रेट सुनकर आप समझ जाएंगे कि आप अब तक जिंदगी में इतनी मेहनत क्यों कर रहे थे। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ताओ ते चिंग कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है। यह 2500 साल पहले लाओ जू नाम के एक चाइनीज फिलोसोफर ने लिखी थी, लेकिन आज भी यह उतनी ही रेलेवेंट है। नासा के साइंटिस्ट से लेकर सिलिकॉन वैली के एंटरप्रेन्योर्स तक सभी इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि यह नेचर के सबसे फंडामेंटल लॉज के बारे में बताती है। सीक्रेट नंबर की वू वेई की शक्ति, बिना मेहनत के काम करने का जादू। अब मैं आपको पहला सीक्रेट बताता हूं जो आपकी पूरी लाइफ फिलॉसफी चेंज कर देगा। इसका नाम है वू वेई। वू का मतलब है विदाउट और वेई का मतलब है फोर्सिंग, यानी बिना जबरदस्ती के काम करना। सोचिए, आपको एक भारी दरवाजा खोलना है। आप पूरी ताकत लगाकर धक्का देते हैं लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। आप और जोर लगाते हैं, पसीना आ जाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। फिर आप ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि दरवाजे पर लिखा है पुल, यानी खींचें। एक हल्का सा खिंचाव और दरवाजा आसानी से खुल जाता है। यही है वू वेई का कॉन्सेप्ट। लाओ जू कहते हैं कि अगर कोई काम जबरदस्ती नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आप गलत डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हैं। नेचर को देखिए, नदी पहाड़ से टकराकर रास्ता नहीं बनाती, बल्कि सबसे आसान रास्ता ढूंढकर बहती है। लेकिन टाइम के साथ वही नदी ग्रैंड कैनियन जैसी विशाल घाटी बना देती है। आधुनिक दुनिया में इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है स्टीव जॉब्स। जब उन्होंने आईफोन बनाया तो उन्होंने एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी के साथ फाइट नहीं की, बल्कि सभी अवेलेबल टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करके एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना दिया। टच स्क्रीन ऑलरेडी था, इंटरनेट ऑलरेडी था, म्यूजिक प्लेयर ऑलरेडी था। जॉब्स ने बस इन सबको नेचुरली कंबाइन कर दिया। सिमिलरली अमेज़न के जेफ बेजोस ने भी वू वे फॉलो की। उन्होंने रिटेल इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि इंटरनेट की नेचुरल फ्लो के साथ चलकर ऑनलाइन रिटेल बनाया। टुडे अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से है। तो अपनी जिंदगी में भी जब कोई काम स्टक लगे तो फोर्स न करें। स्टेप बैक करिए, ऑब्जर्व करिए और देखिए कि नेचुरल फ्लो कौन सा है। लेकिन क्या आपको पता है सीक्रेट नंबर 2 और भी शॉकिंग है। यह आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पूरी सोच बदल देगा। सीक्रेट नंबर 2, कमजोरी में ताकत, दुनिया का सबसे काउंटर इंट्यूटिव सच। यह बात आपके दिमाग को पूरी तरह हिला देगी। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि स्ट्रांग बनो, टफ बनो, हार्ड वर्क करो। लेकिन लाओ त्जू कहते हैं कि सबसे मजबूत चीज सबसे कमजोर होती है। यह कैसे पॉसिबल है? पानी को देखिए, यह इतना कोमल है कि आप इसे हाथ से पकड़ भी नहीं सकते। आप इसे मुट्ठी में बांधने की कोशिश करें तो यह निकल जाता है, लेकिन समय के साथ यही पानी सबसे कठोर रॉक्स को काट देता है। कोलोराडो रिवर ने मिलियंस ऑफ ईयर्स में ग्रैंड कैनियन बनाया है। कैसे? फोर्स से नहीं, परसिस्टेंस और सॉफ्टनेस से। ओशन की वेव्स देखिए, ये कितनी जेंटल लगती हैं, लेकिन ये सेम वेव्स बड़े से बड़े शिप्स को हिला देती हैं और टाइम के साथ कोस्ट लाइन्स को रीशेप करती रहती हैं। बिजनेस वर्ल्ड में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को कैसे हराया? एग्रेशन से नहीं, अडेप्टेबिलिटी से। ब्लॉकबस्टर फिजिकल स्टोर्स पर फोकस कर रहा था, नेटफ्लिक्स ने क्वाइटली स्ट्रीमिंग सर्विस डेवलप की। जब मार्केट रेडी हुआ तो नेटफ्लिक्स नेचुरली फ्लो कर गया। ऊबर का एग्जाम्पल देखिए, ट्रेडिशनल टैक्सी सर्विसेज के साथ डायरेक्ट कंपटीशन नहीं की, बल्कि टेक्नोलॉजी का यूज करके एक फ्लेक्सिबल मॉडल बनाया। सॉफ्टनेस और अडेप्टेबिलिटी के कारण ऊबर ने पूरी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी यह प्रिंसिपल काम करता है। जब आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर गुस्सा हो तो आप भी गुस्सा करने से सिचुएशन वर्स हो जाती है। लेकिन अगर आप सॉफ्ट अप्रोच लें, अंडरस्टैंडिंग शो करें, तो दूसरे पर्सन का गुस्सा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो याद रखिए, रियल स्ट्रेंथ रिजिडिटी में नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी में है। जो बेंड हो सकता है वो ब्रेक नहीं होता। अब आता है सीक्रेट नंबर 3 जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देगा। यह सीक्रेट है बैलेंस के बारे में। सीक्रेट नंबर 3,
यिन यांग का रहस्य, जीवन का अल्टीमेट बैलेंस फॉर्मूला। क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी क्यों ज्यादा देर नहीं रहती? क्यों सक्सेस के बाद फिर स्ट्रगल्स आ जाती हैं? क्यों लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं? लाओ त्जू इसका परफेक्ट आंसर देते हैं। यिन यांग का सिंबल आपने देखा होगा, ब्लैक और व्हाइट का सर्कल जो एक दूसरे में मर्ज हो रहा है। ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये लाइफ का फंडामेंटल लॉ है। लाओ त्जू बताते हैं कि यूनिवर्स में हर चीज का ऑपोजिट भी एग्जिस्ट करता है। डे के बाद नाइट आती है, समर के बाद विंटर आती है, हाई टाइड के बाद लो टाइड आती है। ये नेचर का बेसिक पैटर्न है। ह्यूमन लाइफ भी इसी पैटर्न को फॉलो करती है। हैप्पीनेस के बाद सैडनेस, सक्सेस के बाद फेलियर, हेल्थ के बाद सिकनेस। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ऑपोजिट्स एनिमीज नहीं हैं, ये कॉम्प्लीमेंटरी हैं। डे को अप्रिशिएट करने के लिए नाइट का होना जरूरी है। हैप्पीनेस को फील करने के लिए सैडनेस का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जब आप इस कंसेप्ट को ट्रूली अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो आपकी लाइफ में मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। बैड टाइम्स में आप पैनिक नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं कि यह टेम्पोरेरी है। गुड टाइम्स में आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते क्योंकि आप जानते हैं कि चैलेंजेस भी आएंगी। इलॉन मस्क का एग्जाम्पल देखिए। टेस्ला के इनिशियल ईयर्स में कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी। प्रोडक्शन हेल के दौरान मस्क को फैक्ट्री फ्लोर पर स्लीप करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि यह फेज भी पास हो जाएगा। आज टेस्ला वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कार कंपनी है। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को भी इनिशियल ईयर्स में बहुत स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन की और इवेंचुअली माइक्रोसॉफ्ट ने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। तो जब आप बैड फेज में हो तो रिमेंबर करिए कि यह भी बदलेगा, और जब आप गुड फेज में हो तो ग्रेटफुल रहिए, लेकिन प्रिपेयर भी रहिए फ्यूचर चैलेंजेस के लिए। लेकिन रुकिए, सीक्रेट नंबर 4 आपको सिखाएगा कि बिना कुछ किए सब कुछ कैसे पाया जाए। यह सबसे मिस्टीरियस सीक्रेट है। सीक्रेट नंबर 4, खालीपन की पावर, एम्प्टीनेस में छुपी अनलिमिटेड अनलिमिटेड पोटेंशियल। यह कॉन्सेप्ट थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन यह एक्सट्रीमली पावरफुल है। लाओ त्जू कहते हैं कि एम्प्टीनेस ही एक्चुअल यूजफुलनेस देती है। आपके कमरे में सबसे उपयोगी चीज कौन सी है? फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर कंडीशनर? नहीं, खाली जगह। अगर पूरा कमरा फर्नीचर से भरा हो तो आप वॉक भी नहीं सकते। रूम की यूटिलिटी उसकी एम्प्टी स्पेस में है। एक कप को देखिए, कप की वॉल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक्चुअल यूजफुलनेस अंदर की एम्प्टी स्पेस में है। अगर कप सॉलिड हो तो आप पानी नहीं पी सकते। सेम प्रिंसिपल आपके माइंड के साथ भी अप्लाई होता है। अगर आपका माइंड हमेशा थॉट्स, वरीज और इन्फॉर्मेशन से भरा रहे तो नए आइडियाज के लिए स्पेस नहीं होगी। क्रिएटिविटी के लिए मेंटल एम्प्टीनेस जरूरी है। गूगल के फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रीन रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं। स्टीव जॉब्स भी मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते थे। क्यों? क्योंकि जब माइंड क्वाइट होता है तो इनोवेशन होती है। आजकल हम कॉन्स्टेंटली स्टिम्युलेटेड रहते हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, न्यूज अपडेट्स, मैसेजेस, कॉल्स। हमारे माइंड में साइलेंस का कोई मोमेंट नहीं होता, लेकिन ब्रेक थ्रू आइडियाज तब आती हैं जब माइंड रिलैक्स्ड और एम्प्टी होता है। आइंस्टाइन के बारे में फेमस स्टोरी है। उनके ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज तब आईं जब वे रिलैक्स्ड थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्हें तब समझी जब वे अपने फ्रेंड के साथ कैजुअल वॉक पर थे। न्यूटन को ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट तब समझा जब वे ट्री के नीचे आराम कर रहे थे। तो अपनी डेली रूटीन में डिलिबरेट एम्प्टीनेस क्रिएट करिए। हर दिन कम से कम 10-15 मिनट साइलेंस में बैठिए। कुछ भी ना सोचिए, बस ब्रीथ करिए। देखिए कैसे आपके माइंड में क्लैरिटी आती है और क्रिएटिव सॉल्यूशंस आने लगते हैं। यहाँ बात आती है सीक्रेट नंबर 5, जो वेल्थ और सक्सेस के बारे में आपकी पूरी थिंकिंग चेंज कर देगा। सीक्रेट नंबर 5, सादगी में महानता, लेस इज मोर का अल्टीमेट ट्रूथ। मॉडर्न सोसाइटी हमें यह बिलीव कराती है कि खुशी मटेरियल थिंग्स में है। बिगर हाउस, एक्सपेंसिव कार, लेटेस्ट गैजेट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स। लेकिन लाओ त्जू 100 साल पहले ही बता चुके थे कि यह अप्रोच गलत है। वॉरेन बफेट को देखिए, वे वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल में से हैं, लेकिन आज भी उसी मॉडेस्ट हाउस में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में $31,500 में खरीदा था। वे कहते हैं, आई एम हैप्पी देयर एंड आईड मूव ओनली इफ आई थॉट आईड बी हैप्पियर सम प्लेस एल्स। मार्क जकरबर्ग हमेशा सेम ग्रे टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं। वे कहते हैं कि वे दिन में सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर एनर्जी फोकस करना चाहते हैं,
क्लोथ्स चूज करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। लाओ त्जू का फिलॉसफी ये है कि जितनी कम नीड्स होंगी उतनी कम डिपेंडेंसी होगी, जितनी कम डिपेंडेंसी होगी उतनी ज्यादा फ्रीडम होगी। अमीर वो नहीं जिसके पास ज्यादा है, बल्कि वो जिसे कम की जरूरत है। जब आप मटेरियल थिंग्स के गुलाम नहीं होते तो आप मेंटली फ्री हो जाते हैं। आपको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करने का प्रेशर नहीं होता। आपको दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए एक्सपेंसिव थिंग्स बाय करने की जरूरत नहीं होती। मिनिमलिज्म मूवमेंट भी यही प्रिंसिपल फॉलो करता है। जापान में इकिगाई कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब है रीजन फॉर बीइंग। जापानीज पीपल सिंपल लाइफ जीते हैं, लेकिन वे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। तो अपनी लाइफ से अननेसेसरी थिंग्स एलिमिनेट करिए। देखिए कि कौन सी चीजें एक्चुअली आपको खुशी देती हैं और कौन सी सिर्फ सोशल प्रेशर के कारण आपके पास हैं। अब सीक्रेट नंबर 6 लीडरशिप के बारे में है, जो आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। सीक्रेट नंबर 6, इनविजिबल लीडरशिप, सबसे पावरफुल लीडरशिप स्टाइल। ट्रेडिशनल थिंकिंग ये है कि अच्छा लीडर वो होता है जो कमांड्स देता है, डिसीजंस लेता है और हमेशा विजिबल रहता है। लेकिन लाओ त्जू कंप्लीटली ऑपोजिट बात कहते हैं। वे कहते हैं कि सबसे अच्छा लीडर वो होता है जिसका एग्जिस्टेंस भी पता नहीं चलता। इसका मतलब ये नहीं है कि लीडर एब्सेंट रहे या लेजी हो। मतलब ये है कि वो अपनी टीम को इतना एम्पावर करे कि उन्हें लगे कि वे अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई इसी स्टाइल को फॉलो करते हैं। वे माइक्रो मैनेज नहीं करते, बल्कि एम्प्लॉयज को फ्रीडम देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि एम्प्लॉयज खुद मोटिवेटेड रहते हैं और क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालते हैं। नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स भी यही अप्रोच यूज करते हैं। उन्होंने कल्चर ऑफ फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की है। एम्प्लॉयज को कंप्लीट ऑटोनॉमी दी जाती है, लेकिन साथ में हाई परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन भी होती है। ट्रेडिशनल बॉसेस हमेशा यह शो करना चाहते हैं कि वे कितना इंपॉर्टेंट हैं। वे हर मीटिंग में डोमिनेंट रहते हैं, हर डिसीजन में इन्वॉल्व्ड रहते हैं, लेकिन इससे टीम मेंबर्स की क्रिएटिविटी सप्रेस हो जाती है। लाओ त्जू के अनुसार बेस्ट लीडर वो है जो बैकग्राउंड में रहकर कंडीशंस क्रिएट करता है जिसमें टीम नेचुरली एक्सेल कर सके। जैसे गार्डनर डायरेक्टली प्लांट्स को ग्रो नहीं करता, बल्कि प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो अगर आप मैनेजर हैं या लीडरशिप पोजीशन में हैं, तो अपनी टीम को माइक्रो मैनेज न करें। क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करें, रिसोर्सेज प्रोवाइड करें और फिर उन्हें स्पेस दें क्रिएटिविटी के लिए। लेकिन अब आने वाला सीक्रेट नंबर 7 आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को रेवोल्यूशनाइज कर देगा। सीक्रेट नंबर 7, बिना बोले कम्युनिकेट करना, साइलेंस की सुप्रीम पावर। आज सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई बोलना चाहता है। ट्विटर पर ओपिनियंस देना, फेसबुक पर पोस्ट्स करना, इंस्टाग्राम पर लाइफस्टाइल शो करना। लेकिन लाओ त्जू 500 साल पहले कह चुके थे, जो जानता है वो नहीं बोलता, जो बोलता है वो नहीं जानता। ये कोट आज भी उतना ही रिलेवेंट है। सोशल मीडिया पर देखिए, हर कोई एक्सपर्ट बनकर बैठा है। पॉलिटिक्स से लेकर इकोनॉमिक्स तक, हेल्थ से लेकर रिलेशनशिप्स तक, हर टॉपिक पर सबको ओपिनियन देना है। लेकिन सच्चे वाइज लोग बहुत कम बोलते हैं। वॉरेन बफेट के इंटरव्यूज देखिए, वे बहुत मेजर्ड वर्ड्स यूज करते हैं। हर सेंटेंस डिलिबरेट होता है। वे अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते। इसीलिए जब वे बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। महात्मा गांधी भी यही प्रिंसिपल फॉलो करते थे। वे साइलेंस को बहुत वैल्यू देते थे। हर मंडे को वे कंप्लीट साइलेंस ऑब्जर्व करते थे। वे कहते थे कि साइलेंस में ज्यादा पावर है बजाय थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स के। साइंटिफिक रिसर्च भी यही प्रूव करती है। जो लोग ज्यादा टॉक करते हैं वे ऑफ्टन इनसिक्योर होते हैं। कॉन्फिडेंट लोग अपनी पॉइंट बहुत कम वर्ड्स में मेक करते हैं। बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कम्युनिकेशन का 55% नॉन वर्बल होता है। आपका पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। 38% वोकल टोनैलिटी होती है और सिर्फ 7% एक्चुअल वर्ड्स होते हैं। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ज्यादा बोलने की बजाय बेटर लिसनिंग करना सीखिए। जब दूसरा पर्सन बात कर रहा हो तो जेन्युइनली सुनिए, रिस्पॉन्ड करने की प्लानिंग न करिए। अगला सीक्रेट नंबर 8 सक्सेस और पेशेंस के बारे में है, जो आपकी अचीविंग गोल्स की स्ट्रैटेजी को कंप्लीटली चेंज कर देगा। सीक्रेट नंबर 8 धैर्य की शक्ति, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मैजिक। आजकल की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में यह सबसे डिफिकल्ट वर्च्यू है। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट सक्सेस,
इंस्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन लाओ त्जू कहते हैं हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। स्टैनफोर्ड में फेमस मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट हुआ था। चिल्ड्रन को एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया कि अगर वे 15 मिनट्स वेट करें तो उन्हें 2 मार्शमैलो मिलेंगे। जिन चिल्ड्रन ने वेट किया वे लेटर में लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल हुए। अमेजॉन के जेफ बेजोस ने 20 साल तक प्रॉफिट नहीं कमाया। वे सारा रेवेन्यू बिजनेस में री इन्वेस्ट करते रहे। इन्वेस्टर्स फ्रस्ट्रेटेड थे, मीडिया क्रिटिसिज्म करती थी, लेकिन बेजोस को पता था कि वे लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं। आज अमेजॉन $1 ट्रिलियन कंपनी है। टेस्ला के इलोन मस्क को भी ईयर्स तक स्ट्रगल करनी पड़ी। 2008 में कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी। प्रोडक्शन इश्यूज थे, फंडिंग प्रॉब्लम्स थे, लेकिन मस्क ने पेशेंस रखा और कंसिस्टेंटली वर्क करते रहे। आज टेस्ला वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोटिव कंपनी है। नेचर भी यही लेसन सिखाती है। एक ओक ट्री को फुली मैच्योर होने में 50-100 साल लगते हैं, लेकिन फिर वो 500+ साल तक जीता है। बैम्बू प्लांट को इनिशियली ग्रो होने में 4-5 साल लगते हैं, लेकिन फिर वो एक दिन में 3 फीट तक बढ़ सकता है। चाइनीज बैम्बू ट्री का एग्जाम्पल और भी इंटरेस्टिंग है। इसे 5 साल तक सर्फ वाटरिंग और फर्टिलाइजिंग करनी पड़ती है, लेकिन कुछ विजिबल ग्रोथ नहीं होती। लेकिन 6th ईयर में अचानक यह 80 फीट तक बढ़ जाता है। एक्चुअली उन 5 सालों में रूट सिस्टम डेवलप हो रहा था। यही प्रिंसिपल आपकी स्किल्स डेवलपमेंट में भी अप्लाई होता है। इनिशियल मंथ्स या ईयर्स में विजिबल प्रोग्रेस नहीं दिखती, लेकिन आप फाउंडेशंस बिल्ड कर रहे होते हैं। फिर अचानक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो जो भी गोल आपका हो, वेट लॉस, स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस बिल्डिंग, पेशेंस रखिए। डेली स्मॉल एक्शंस कंसिस्टेंटली करते रहिए। सीक्रेट नंबर 9 आपको मेंटल पीस और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में सिखाएगा। सीक्रेट नंबर 9 अहंकार को छोड़ना, ट्रू विजडम का पाथ। सोक्रेटिस ने कहा था, आई नो दैट आई नो नथिंग। ये सिर्फ हम्बल स्टेटमेंट नहीं था, ये डीप विजडम का साइन था। लाओ त्जू भी यही कहते हैं, जो अपने को जानता है वो एनलाइटेंड है, जो यह जानता है कि वो नहीं जानता वो वाइज है। सोशल मीडिया ने ईगो को बढ़ाने का परफेक्ट प्लेटफॉर्म दे दिया है। हर कोई अपनी अचीवमेंट्स शो करना चाहता है, अपनी नॉलेज डिस्प्ले करना चाहता है, लेकिन सच्चे सक्सेसफुल लोग हमेशा हम्बल रहते हैं। वॉरेन बफेट जब भी इंटरव्यूज देते हैं तो वे कहते हैं, आई मेक मिस्टेक्स। बिलियनियर होने के बाद भी वे कंटिन्यूअसली लर्निंग करते रहते हैं। वे कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू रियलाइज हाउ मच यू डोंट नो। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी यही कहते थे। उनका फेमस कोट है, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। इमेजिन करिए, आइंस्टाइन जैसा जीनियस व्यक्ति कह रहा है कि उसमें कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी कंफर्म करती है कि डनिंग क्रूगर इफेक्ट होता है। जो लोग कम जानते हैं वे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। जो लोग ज्यादा जानते हैं वे अपनी लिमिटेशंस के अवेयर होते हैं। जब आप अपना ईगो ड्रॉप कर देते हैं तो अमेजिंग थिंग्स होते हैं। आप दूसरों से सीखने के लिए ओपन हो जाते हैं। आप फीडबैक को डिफेंसिवली नहीं बल्कि ग्रेटफुली लेते हैं। आप मिस्टेक्स को फेलियर्स नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। ये एटीट्यूड आपकी रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव करता है। जब आप ऑलवेज राइट होने का प्रेशर नहीं लेते तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। जब आप दूसरों को क्रेडिट देने में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो वे आपको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और अंत में आता है सीक्रेट नंबर 10, जो सबसे पावरफुल है और आपकी पूरी लाइफ फिलॉसफी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। सीक्रेट नंबर 10, प्राकृतिक फ्लो में जीना। यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट ये है ताओ ते चिंग का अल्टीमेट सीक्रेट। लाइफ के साथ फ्लो करना, अगेंस्ट नहीं जाना। यह कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है लेकिन इसमें इन्फिनिट डेप्थ है। नेचर को ऑब्जर्व करिए। नदी कभी पहाड़ से फाइट नहीं करती। अगर सामने ऑब्स्टिकल आए तो वो दूसरा रास्ता फाइंड कर लेती है। वो पहाड़ के अराउंड फ्लो करती है, लेकिन टाइम के साथ वही नदी पहाड़ को भी शेप देती है। विंड टर्बाइन्स भी यही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। वे हवा से लड़ते नहीं हैं बल्कि उसका उपयोग करके एनर्जी जनरेट करते हैं। सेल बोट भी यही करती है। वो विंड डायरेक्शन के अगेंस्ट नहीं जाती बल्कि विंड को यूज करके अपनी डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। बिजनेस में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। नेटफ्लिक्स ने डीवीडी रेंटल बिजनेस को फोर्सफुली कंटिन्यू नहीं किया जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी। वे फ्लो के साथ चले गए और स्ट्रीमिंग सर्विस में ट्रांजिशन कर गए। नोकिया का ऑपोजिट एग्जाम्पल है। वे स्मार्टफोन रेवोल्यूशन को रेजिस्ट करते रहे। वे अपने ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से अटैच्ड रहे।
रिजल्ट ये हुआ कि वे मार्केट से गायब हो गए। पर्सनल लाइफ में भी यह प्रिंसिपल बहुत पावरफुल है। जब आप नेचुरल फ्लो के साथ मूव करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आने लगती हैं। राइट पीपल आपकी लाइफ में आते हैं, राइट सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसिव हो जाएं या गोल्स न रखें। मतलब ये है कि आप इंटेलिजेंट एफर्ट करें, हार्ड वर्क करें, लेकिन स्मार्ट डायरेक्शन में। जब आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं तो मैजिक होने लगता है। आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, आपकी एनर्जी एफिशिएंटली यूज होती है, आप ज्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस फाइंड करने लगते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में कैसे इंप्लीमेंट करें। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, कैसे बनाएं ताओ को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा। दोस्तों, थ्योरी समझना इजी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में एक्चुअल चैलेंज होती है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देता हूं। पहला स्टेप है मॉर्निंग रूटीन में 10 मिनट्स मेडिटेशन ऐड करना। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिर्फ क्वाइट बैठकर ब्रीदिंग पर फोकस करना है। ये आपको वू वे की स्टेट में लाएगा। दूसरा स्टेप है डेली लाइफ में यिन यंग प्रिंसिपल अप्लाई करना। जब कोई बुरा एक्सपीरियंस हो तो रिमाइंड करिए कि यह टेम्परेरी है। जब अच्छा टाइम चल रहा हो तो ग्रेटफुल रहिए, लेकिन ओवर एक्साइटेड ना हो। तीसरा स्टेप है कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट। आज से कम बोलना स्टार्ट करिए और ज्यादा सुनना शुरू करिए। जब कोई बात कर रहा हो तो फोन चेक न करें, जेन्युइनली अटेंशन दें। चौथा स्टेप है सिंप्लिसिटी प्रैक्टिस करना। हर महीने 10 ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करिए जिनकी आपको एक्चुअली जरूरत नहीं है। उन्हें डोनेट कर दें या सेल कर दें। जैसे जैसे आपके पोजेशंस कम होंगे, आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी। पांचवा स्टेप है पेशेंस डेवलप करना। जब कोई काम इमीडिएट रिजल्ट न दे तो फ्रस्ट्रेट न हो। लॉन्ग टर्म विजन रखिए, डेली स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस करते रहिए। छठा स्टेप है ईगो को कंट्रोल करना। जब आप कोई अचीवमेंट करें तो सोशल मीडिया पर इमीडिएटली पोस्ट करने की बजाय कुछ दिन वेट करिए। देखिए कि क्या आप वैलिडेशन के बिना भी खुश रह सकते हैं। सातवां स्टेप है नेचर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना। हर वीक कम से कम एक बार पार्क जाइए, ट्रीज के नीचे बैठिए, बर्ड्स की आवाज सुनिए। नेचर ऑटोमेटिकली आपको ताओ के प्रिंसिपल्स सिखाती है। आठवां स्टेप है डेली रूटीन में बैलेंस लाना। अगर आप बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं तो डिलिबरेटली रेस्ट का टाइम निकालिए। अगर बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं तो प्लेफुल एक्टिविटीज ऐड करिए। नौवां स्टेप है कॉन्फ्लिक्ट्स को डिफरेंटली हैंडल करना। जब कोई आप पर गुस्सा करे तो इमीडिएट रिएक्शन न दें। डीप ब्रेथ लें, पॉज करें, फिर काम रिस्पॉन्स दें। देखिए कैसे सिचुएशन डिफ्यूज हो जाती है। 10वां और लास्ट स्टेप है डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर रात सोने से पहले 5 मिनट ये सोचिए कि आज कहाँ आपने वू वे प्रैक्टिस की, कहाँ आपने पेशेंस दिखाया, कहाँ आपने ईगो को कंट्रोल किया। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज, कैसे बदली लोगों की जिंदगी। मैं आपको कुछ रियल एग्जाम्पल्स भी देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड थे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। वे हमेशा स्ट्रेस्ड रहते थे, डेडलाइंस की वजह से स्लीप नहीं आती थी। उन्होंने ताओ ते चिंग पढ़ने के बाद वू वे प्रिंसिपल अप्लाई की। अब वे काम करते समय फोर्स नहीं करते। अगर कोई प्रॉब्लम स्टक हो जाती है तो ब्रेक लेते हैं, वॉक पर जाते हैं। ऑफ्टन सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाता है। उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है और स्ट्रेस लेवल कम हो गया है। एक बिजनेस वुमन थी जो हमेशा अग्रेसिव अप्रोच लेती थी, नेगोशिएशंस में भी फाइट करती थी। ताओ प्रिंसिपल्स अप्लाई करने के बाद उसने सॉफ्ट अप्रोच अपनाया। रिजल्ट ये हुआ कि उसके क्लाइंट्स उसे ज्यादा ट्रस्ट करने लगे और बिजनेस ग्रो हो गया। एक स्टूडेंट था जो कंपेटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था। वो 16-18 आवर्स स्टडी करता था, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। उसने यिन यंग प्रिंसिपल समझने के बाद बैलेंस बनाया। स्टडी के साथ प्रॉपर रेस्ट और रिक्रिएशन भी ऐड किया। रिजल्ट ये हुआ कि उसका फोकस इंप्रूव हुआ और एग्जाम क्लियर हो गया। कॉमन मिस्टेक्स और कैसे अवॉइड करें, लेकिन यहाँ कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी हैं जिनसे बचना जरूरी है। पहली मिस्टेक ये है कि लोग वू वे को लेजीनेस समझ लेते हैं। वू वे का मतलब कुछ न करना नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंट एफर्ट करना है। दूसरी मिस्टेक ये है कि लोग इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। ताओ प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करने से ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, पेशेंस रखना पड़ता है। तीसरी मिस्टेक ये है कि लोग एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। वे सब कुछ छोड़कर हर्मिट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताओ का मतलब बैलेंस है, एक्सट्रीम्स नहीं। चौथी मिस्टेक ये है कि लोग केवल थ्योरी पढ़ते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं करते।
नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है। मॉडर्न साइंस और ताओ ते चिंग, आश्चर्यजनक सिमिलैरिटीज। मॉडर्न साइंस भी ताओ के प्रिंसिपल्स को वैलिडेट कर रही है। क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है, यानी आप जो ऑब्जर्व करते हैं वो आपकी ऑब्जर्वेशन से इन्फ्लुएंस होता है। ये वू वे के कॉन्सेप्ट के सिमिलर है। साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट का कॉन्सेप्ट है। जब आप कंप्लीटली अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं किसी एक्टिविटी में तो वो फ्लो स्टेट होता है। ताओ भी यही कहता है, नेचुरल फ्लो के साथ चलो। न्यूरोसाइंस रिसर्च शोज करती है कि मेडिटेशन से ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज होता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कम एक्टिव होता है, जो ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करता है। ये ताओ के एम्प्टी माइंड कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है। सिस्टम्स थिंकिंग भी ताओ प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करती है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में स्मॉल चेंजेस से बिग इंपैक्ट्स होते हैं। यह बटरफ्लाई इफेक्ट कहलाता है। ताओ भी कहता है कि जेंटल कंसिस्टेंट एक्शन से मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। एनवायरमेंटल साइंस भी ताओ को सपोर्ट करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यही है कि नेचर के साथ हार्मनी में रहो, उसका एक्सप्लॉयटेशन न करो। डिफरेंट कल्चर्स में ताओ प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल विजडम। ये इंटरेस्टिंग है कि ताओ के प्रिंसिपल्स दुनिया की अलग अलग कल्चर्स में भी मिलते हैं। इंडियन फिलॉसफी में कर्मा का कॉन्सेप्ट है, जो तुम बोओगे वही काटोगे। ये यिन यंग के सिमिलर है। जापानीज कल्चर में इकिगाई है, रीजन फॉर बीइंग। ये सिंपल पर्पसफुल लाइफ के बारे में है, जो ताओ की सिंप्लिसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ग्रीक फिलॉसफी में नो थाई सेल्फ का कॉन्सेप्ट है, जो ताओ के सेल्फ अवेयरनेस प्रिंसिपल के सिमिलर है। नेटिव अमेरिकन कल्चर्स में नेचर वर्शिप है, जो ताओ के नेचुरल हार्मनी कॉन्सेप्ट को मैच करता है। अफ्रीकन उबुंटू फिलॉसफी कहती है, आई एम बिकॉज वी आर, जो ताओ के इंटरकनेक्टेडनेस को रिफ्लेक्ट करती है। यह प्रूव करता है कि ताओ के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, सिर्फ चाइनीज फिलॉसफी नहीं। ताओ ते चिंग के डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा। ताओ ते चिंग के हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसलेशंस एग्जिस्ट करते हैं और हर ट्रांसलेशन थोड़ी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देती है। कुछ ज्यादा फिलोसॉफिकल हैं, कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल, लेकिन कोर प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं। वू वे, यिन यंग बैलेंस, सिंप्लिसिटी, नेचुरल फ्लो। आप जो भी वर्जन पढ़ें, यह प्रिंसिपल्स आपको मिलेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस पढ़िए। स्टीफन मिचेल का ट्रांसलेशन बहुत पॉपुलर है। वेन डायर ने भी एक्सेलेंट इंटरप्रिटेशन दी है। इसके अलावा कई इंडियन ऑथर्स ने भी हिंदी में ट्रांसलेशंस की हैं। बिल्डिंग ताओ कम्युनिटी, लाइक माइंडेड लोगों से जुड़ना। ताओ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना इनिशियली चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। इसलिए लाइक माइंडेड कम्युनिटी फाइंड करना हेल्पफुल होता है। ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करिए, जहां लोग माइंडफुलनेस और सिंपल लिविंग के बारे में डिस्कस करते हैं। बुक क्लब्स में पार्टिसिपेट करिए, मेडिटेशन ग्रुप्स ज्वाइन करिए, लेकिन यहां भी बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। कम्युनिटी सपोर्ट हेल्पफुल है, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं बनानी चाहिए। ताओ अल्टीमेटली इंडिविजुअल जर्नी है। टीचिंग अदर्स, नॉलेज को शेयर करना। जैसे जैसे आप ताओ प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करेंगे, आपको अर्ज होगा कि आप दूसरों को भी बताएं। लेकिन यहां भी ताओ अप्रोच अप्लाई करिए, फोर्स नहीं करिए। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो शेयर करिए, अदरवाइज आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। योर एग्जाम्पल ही सबसे पावरफुल टीचिंग होगी। जब लोग देखेंगे कि आप पीसफुल हैं, लेस स्ट्रेस्ड हैं, बेटर रिलेशनशिप्स हैव करते हैं, तो वे ऑटोमेटिकली पूछेंगे कि आपका सीक्रेट क्या है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, यह जर्नी कहां ले जाएगी? ताओ ते चिंग को फॉलो करना लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आपको ड्रामेटिक ओवरनाइट चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन ग्रेजुअली आप नोटिस करेंगे कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। स्ट्रेस सिचुएशंस में आप ज्यादा काल्म रहने लगेंगे, रिलेशनशिप्स में लेस कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वर्क में ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, हेल्थ भी इंप्रूव होगी क्योंकि स्ट्रेस कम होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप ज्यादा कंटेंट फील करेंगे, एक्सटर्नल वैलिडेशन की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, इनर पीस डेवलप होगी। फाइनल थॉट्स, आपके लिए पर्सनलाइज्ड मैसेज दोस्तों, यह था ताओ ते चिंग का कॉम्प्रिहेंसिव समरी। मैंने आपको 10 मेजर प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किए हैं और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बताया है। यह सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, यह 2400 साल से टेस्टेड और प्रूवन विजडम है। मिलियंस ऑफ लोगों ने इसे अप्लाई करके अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। लेकिन रिमेंबर रखिए,
रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग अलग चीजें हैं। अंडरस्टैंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी अलग चीजें हैं। रियल चेंज तब आएगा जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक टाइम पर एक ही प्रिंसिपल पर फोकस करें। पहले वीक वू वे प्रैक्टिस करें, अगले वीक यिन यंग बैलेंस पर वर्क करें। इसी तरह ग्रेजुअली सभी प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करते जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेशेंट रहिए। ताओ जर्नी में रशिंग नहीं होती। एज लाओ त्सू सेड, हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। आज से ही आपका फर्स्ट स्टेप शुरू हो रहा है। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज लाइक करें। कमेंट में बताएं कि कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और आप कौन से स्टेप से शुरुआत करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स के समरीज लाते रहते हैं। बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक बुक पर वीडियो बनाएं तो कमेंट में सजेस्ट करें। याद रखिए, जब आप नेचर के साथ फ्लो करते हैं तो यूनिवर्स आपके साथ होती है। तो आज से ही वू वे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। अगली बार मिलेंगे एक नई बुक और नई विजडम के साथ। तब तक के लिए स्टे वाइज, स्टे हम्बल एंड कीप फ्लोइंग विद द ताओ। धन्यवाद और नमस्कार। हमेशा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें।